गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। यस सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हमें जो बेसिक्स, जो पीछे वाले जितने बेसिक्स थे, जैसे कि हमने जो सेट थ्योरी पढ़ रखा है, वो उसका भी थोड़ा मतलब जरूरत पड़ेगा ही। तो हम लोग देख लेते हैं जो जो हमने कुछ पढ़ा था, और आगे थोड़ा सा हम देखते हैं जो तुम्हें पता उसको उसके बारे में पूछेंगे। तो एक बताना कि व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। कल में वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज करे। वेरिएबल दैट मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज करे। तो एक्स जो होता है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कोई फंक्शन तुमने देखा होगा, मान लो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है? एक्स है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स की वैल्यू पे। एक्स की वैल्यू जो 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक्स किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट की, 2 पुट की और 3 पुट की, तो ये सारी एक्स की वैल्यू जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हो गए? 1 4 9 जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वाई को क्या बोल रहे हैं? डिपेंडेंट, मतलब डिपेंड कर रहा है वो एक्स पे, लेकिन एक्स किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमने कुछ वहाँ सेट थ्योरी पढ़ रखा था, इम्पटी सेट, यूनिवर्सल सेट, सिमेट्रिक, और वहाँ पे इक्विवेलेंस भी पढ़ा था। उस टाइप की चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और कुछ फंक्शंस देखेंगे, जैसे ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, उसमें जो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक मॉडुलस फंक्शन, एक होता है साइनम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रेशनल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो अब हम आते हैं वहाँ पे सेट में। याद है सेट में हम ऐसे हर एक को रिप्रेजेंट करते थे, 1 2 3, उसके एलिमेंट्स अंदर लिखते थे। तो ये जो एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, अब इसका मतलब यहाँ इसका रिलेशन हम लोग देखेंगे कैसे ये काम करता है। तो हमें आज देखना क्या है? एक होता है डोमेन एंड रेंज, वो भी देखेंगे हम लोग, और देखेंगे फंक्शन एंड रिलेशन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सिलेबस 11th क्लास का सिलेबस है, दिस वन सिलेबस ऑफ 11th क्लास, जहाँ पे हम लोग पहले पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ फंक्शन लाइक अ स्टोरी, एक कहानी की तरह, जिसमें 3 पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, मतलब इसको पढ़ेंगे तभी हम आगे जा सकते हैं। सेकंड वन है रिलेशन, एंड थर्ड वन है फंक्शन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसको हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद रिलेशन जानेंगे, उसके बाद फंक्शन जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अचीव क्या करेंगे, क्या क्या हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो पहला चीज देखें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं कोई फंक्शन का। हम लोग और देखेंगे कि इफ अ रिलेशन इज अ फंक्शन, एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या रिलेशन फंक्शन होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे समझेंगे, और जो जितने पॉसिबल टाइप्स ऑफ फंक्शन है और उसकी जो वैल्यू है इवेल्युएट फंक्शन, उसको देखेंगे। और देखेंगे डोमेन एंड रेंज क्या होता है फंक्शन का। ओके ठीक है। आइडेंटिफाई फंक्शंस एंड रिलेशंस बेस्ड ऑन हम लोग देखेंगे मैपिंग डायग्राम क्या होता है, मतलब फंक्शंस को हम रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैपिंग डायग्राम की हेल्प से, टेबल ऑफ वैल्यूज की हेल्प से। और हम लोग और देखेंगे डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन रूल, कोई फंक्शन का आउटपुट कैसे निकालेंगे। तो रिलेशन फंक्शन जनरली जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, रिलेशन दैट मीन्स मम्मी पापा भाई बहन सब इंक्लूड होते हैं। अगर मैथमेटिक्स के टर्म में हम इसको बात करें रिलेशन को, तो वहाँ मैथमेटिक्स में भी उसी तरह का रिलेशन होता है जो कि रूल फॉलो करता है। मतलब जो नंबर्स हैं, जितने टाइप्स का हमने नंबर्स पढ़े हैं, सैम्बल्स जो होते हैं, जितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, सेट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेट्स होते हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको हम मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे। अब हम कंसीडर करते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, हमने सबसेट ए सबसेट का बी है इसका नोटेशन, और इसका डिटेल हमने सेट थ्योरम पर रखा। एंड दैट डिनोट्स द रिलेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है। ये फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन भी क्या होता है? काइंड ऑफ रिलेशन होता है विच इज ऑपरेटेड बिटवीन टू पार्टीज टू इल्ड। तो जैसा कि रिलेशन होने के लिए 2 पर्सन का होना जरूरी है, उसी तरह से यहाँ पे रिलेशन फंक्शन में 2 सेट ए और बी का होना जरूरी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। पहला जो स्टडी करेंगे कहानी का, जो मैंने बताया कि एक कहानी की तरह हम इसको पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इसको पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब हम लोग कंसीडर करते हैं दे आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी।
तो हमें उसका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स ए क्रॉस बी। तो अगर मानते हैं कि ए और ए उसके एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी के ए और बी एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं ए और बी, और जो ए जो है ए बिलोंग्स कर रहा है सब सेट ए से, और बी जो बिलोंग कर रहा है सेट बी से। तो हम लोग अगर सेट ए को लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4, बी को लिख सकते हैं B1 B2। अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट मीन्स जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसका कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है। तो इसमें हमेशा फॉलो करना होता है ऑर्डर पेयर। अगर A1 है तो A1 को B1 के साथ, फिर A1 को B2 के साथ, फिर A2 को B1 के साथ, A2 को B2 के साथ, A3 को B1 के साथ, A3 को B2 के साथ, A4 को B1 के साथ, और A4 को B2 के साथ। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे भी हमने फॉर्मूला भी देख रखा था, पावर सेट का जो फॉर्मूला था कि सबसेट फाइंड करने का 2 की पावर n। तो यहाँ 2 की पावर n अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? चलो आगे देखते हैं। अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि लेट अस से x इक्वल टू abc एंड y इक्वल टू 1 2 3। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या हो जाएगा? इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट मींस मल्टीप्लिकेशन। a को 1 के साथ, फिर a को 2 के साथ, a को 3 के साथ। तो a को 3 हो गए, फिर b को 1 के साथ, b को 2 के साथ, b को 3 के साथ, तो ये भी 3 हो गए। फिर उसी तरह से c को 1 के साथ, c को 2 के साथ, c को 3 के साथ, तो टोटल 9 हो गए। तो टोटल कॉम्बिनेशन, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो टोटल जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3 9 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे कितने थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 4, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 2। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन और बोलते हैं सबसेट जो पॉसिबल है वो 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्डर पेयर्स। यहाँ पे जो रिलेशन होगा ये ऑर्डर पेयर होगा, मतलब एक्स जो है, एक्स वाला जो एलिमेंट्स है वो हमेशा फर्स्ट पहले आएंगे, और वाई वाले कंपोनेंट सेकंड पे आएंगे। हमने कभी भी ए को जो फर्स्ट पोजीशन, हमेशा पहले सेट की पोजीशन को फर्स्ट में रखा है और दूसरे सेट की पोजीशन को सेकंड में रखा है, कभी इंटरचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू कभी बी क्रॉस ए नहीं होती है। सिंपल ऐसा एग्जांपल समझो कि अगर हम कोई गाड़ी का नंबर ले रहे हैं तो उसमें डिजिट भी होता है और लेटर्स भी होते हैं, और डिजिट लेटर्स का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। अगर उसको हम इंटरचेंज करेंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मतलब कि ऑर्डर पेयर में रखना इंपॉर्टेंट है। अब वही यहाँ नोट में एक लिखा है कि टू ऑर्डर पेयर्स एक्स एंड वाई आर इक्वल if and only if the corresponding first element and second elements are equal। अब टू ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई को इक्वल कब बोलेंगे? अगर एक्स में भी ए हो और वाई में भी ए हो, तो दोनों में तो सेम ही नंबर है, तो इसमें ऑर्डर पेयर का मतलब, तो इसको क्या बोलेंगे कि एक्स और वाई दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि उनके एलिमेंट सेम है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। इसको हमने एक एग्जांपल भी देखा, इसकी डेफिनेशन देखी कि ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, और उसका मल्टीप्लिकेशन जो है, मतलब कितने नंबर पॉसिबल सबसेट्स होंगे, कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे, उसको हमने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखा। सेट में पढ़ा कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब अगर यहाँ पे बोला जाए कि यहाँ सेट ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी है, मतलब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में कितने हैं? 2। तो 4 इंटू 2, तो कार्डिनलिटी ए क्रॉस बी की क्या हो गई? 8 हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर x इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, अब p इक्वल टू p है, तो हमें एक सेट फॉर्म करना है जिसमें x क्रॉस p और p क्रॉस x फाइंड करना है। तो x क्रॉस p, तो यहाँ पे ऑर्डर पे हम लोग कंसीडर करते हैं हमेशा। दैट मीन्स अगर फर्स्ट सेट है तो उसको हमेशा पहले रखेंगे, और सेकंड सेट है उसको सेकंड नंबर पे रखेंगे। तो सेट हमारा अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे? देखो, x को एक बार p के साथ, फिर y को p के साथ, फिर z को p के साथ। तो यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो? 3 हो गए। ठीक है, आप और कार्डिनलिटी के फॉर्मूला से निकालना चाहेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि लेट सेट a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 3 4 एंड c इक्वल टू 4 5 6। फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पे b इंटरसेक्शन c, मतलब इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है? एंड मीन्स कॉमन। जो कॉमन है b और c में, b और c में कॉमन कौन सा है? 4। 4 है कॉमन। तो अगर हम a क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला, उसका इसमें एलिमेंट्स कौन सा बचा? 4। अब उसका किसके साथ करना है कॉम्बिनेशन? 1 2 3 इंटू 4। तो क्या क्या पॉसिबल है? 1 4 2 4 3 4, 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसकी कार्डिनलिटी अगर फाइंड करना चाहे, इस वाले जो रिलेशन, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3, और बी इंटरसेक्शन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं?
1 सिर्फ 4 ही है ना, 1 तो यस इसकी सर कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी दोनों का 3 मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × 1 = 3। 3 अब इसी तरह से अगर सेट ए है जो 5 × 6 है और फॉर्म द सेट A क्रॉस A क्रॉस A, तो प्रिडिक्ट हो जाएगा, निकाल सकते हो ना। जैसे देखो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ए में 2 है, तो उसको कितने बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार। दैट मीन्स टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे 2 × 2 × 2 = 8, मतलब इसके टोटल 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। अब कहा जा रहा है कि R is a set of all real numbers, what do the Cartesian products R cross R and R cross R represents? If R is a set of all numbers, अगर R is a set of all numbers है, what do the Cartesian products R cross R, R cross R, R cross represents? अगर कहा जाए कि R is a set of all real numbers, then what do the Cartesian products R cross R? तो सेम इसके बारे में पूछा जा रहा है, मतलब ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 8 हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ऋतिक, यस सर ये नीचे वाले क्वेश्चन को पढ़ना है, इसको सॉल्व करते हैं। पूछा द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, मतलब A क्रॉस A का प्रोडक्ट के बारे में बोला है कि 9 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स इसमें मतलब Na into Na 9 एलिमेंट्स है। among which are found -1, among मतलब उसमें से कोई एक सेट जो है वो A है -1, 0 and 0, 1, तो find the set A and the remaining elements of A cross A। तो अगर Na into Na इसका प्रोडक्ट जो है 9 है, तो इसमें Na के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे और Na के सेकंड Na के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 3 × 3 लिख सकते हैं ना, मतलब A के अंदर टोटल 3 होंगे। अब 3 में से एक है -1, 0 और क्या हो सकता है, और दूसरा जो एक है उसके अंदर है 0, 1, तो इसके अंदर एक 1 हो सकता है और इसके अंदर -1 हो सकता है। अब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमें 9 रिलेशंस मिलेंगे, और 9 रिलेशन उसमें से एक जो रिलेशन ए है -1 और 0। अब इसको A क्रॉस A को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि क्या -1 को इस वाले के साथ, तो -1, -1, इसको क्लियर कर लेते हैं। यस सर 9 आएगा सर 9 आ जाएगा, यस सर 3 × 3 करने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए। यस सर अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के कुछ रूल हैं, मतलब ये बेसिक्स हैं, इसको हम अगर माइंड में रखेंगे तो हमें कहीं पे भी इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में गलती नहीं होगी। तो अब यहाँ पे करा है 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। 2 ऑर्डर पेयर्स अगर सेट ए है और क्रॉस बी है, तो हमने बताया कि सेट ए में अगर 1, 2 है और बी में ए और बी है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखेंगे तो हमेशा सेट ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे, बाद में अगले नंबर पे सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे। अगर 2 लिख रहे हैं तो इस तरह से, तो हमेशा जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो पहले नंबर पे आएंगे और सेट बी के एलिमेंट दूसरे नंबर पे आएंगे। एक ऐसा कभी नहीं होगा कि सेट बी का एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे रख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट एक है कि 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। ये डेफिनेशन है कि अगर दो, मतलब अगर बोला जाए कि A क्रॉस B इक्वल कब होगा, जब B क्रॉस A, जब दोनों में एलिमेंट्स क्या होंगे, अगर A के भी एलिमेंट्स मान लो A है और B के भी एलिमेंट्स B है, बस इस A, तब इस केस में बस A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम आएंगे, अदरवाइज A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A आएंगे। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल बताया गाड़ी का नंबर है, उसको अगर हमने डिजिट और लेटर होते हैं, लेटर को अगर हम ऑर्डर में नहीं रखेंगे तो नंबर, गाड़ी का नंबर चेंज हो जाएगा, तो इसलिए उसको फॉलो करेंगे तो A क्रॉस बी, और यहाँ जो हम पीछे भी स्लाइड्स में देखें कि A क्रॉस बी और नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होगा। अब हम देखते हैं उसी तरह से 3 प्रोडक्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं, इसमें भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए, और ट्रिपलेट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसको इसमें कार्डिनलिटी निकालने के लिए क्या रिलेशन हमने बताया था, Na into Na into Na, तो ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर, इसमें भी ऑर्डर फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे Na मान लो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो इसकी ओवरऑल कार्डिनलिटी कितनी होगी, 3, 3 9 किया 27, सही है। अब ये तुमने सुन रखा होगा कि अगर कोई भी सेट में इनफाइनाइट सेट से मल्टीप्लाई करें, इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, वो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। अगर नल सेट है, कोई भी नल सेट से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन 0 से, तो वो 0 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ A क्रॉस B फाइंड करना है हमें, कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B का फाइंड करना है, तो Na into NB। उसी तरह से कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड करना है, तो Na into NB into NC। तो ये हो गया जो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कार्टेशियन प्रोडक्ट को सॉल्व करने के।
अब हम लोग देखते हैं कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो डोमेन एंड रेंज के लिए क्या, अब हम लोग कंसीडर करते हैं, अगर कोई फंक्शन हम कंसीडर करें y इक्वल टू एक्स, तो y को ही हम लोग f ऑफ x भी लिखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सपोज वी आर गिवन अ फंक्शन फ्रॉम x इनटू y, इसको बोलते हैं x इनटू y बोलते हैं, इस वाले फंक्शन को करते हैं फंक्शन x इनटू y, एंड एलिमेंट x इन कैपिटल X, देयर इज एक्जेक्टली वन corresponding element in y, and this element is called the image of x. अब इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करें, इसमें हम x की वैल्यू रखते हैं और इसमें y की वैल्यू रखते हैं, मतलब इसको इनपुट बोल सकते हैं, इसको आउटपुट बोल सकते हैं। जैसे इनपुट मतलब हम बोले थे कि x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू 1 रखा हमने तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस वाले जो लेफ्ट वाला जो हम बनाते हैं मैपिंग, और ये जो सर्कल डायग्राम उसको बोलते हैं क्या, x की वैल्यू और इनपुट, और जो राइट साइड में बनती है जो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आती है वो y आती है, मतलब आउटपुट आता है हमें। तो जो यहाँ पे जो y इक्वल टू fx है, इसको हम लोग कॉल करते हैं इमेज ऑफ एक्स। तो मतलब ये क्या है, जो एक्स की वैल्यू आएगी उसी का जो कोई फंक्शन है उसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आउटपुट देगा, तो उसको इस वाले को बोलते हैं, वाई को बोलते हैं इमेज ऑफ एक्स। अब आते हैं हम लोग डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट एक्स। तो ये जो सेट एक्स है इसको बोलते हैं डोमेन। यहाँ पे जो एक्स वाली, एक्स में जितने एलिमेंट होंगे उसको बोलेंगे डोमेन, मतलब इनपुट वाले जो वैल्यूज होते हैं उनको डोमेन बोलते हैं, जो करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलते हैं। वही आप लिखा है, द रेंज ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल इमेज एज एक्स वेरीज थ्रू आउट द डोमेन। एक्स को डोमेन बोलते हैं और वाई को उसका रेंज बोलते हैं। हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे इसको डिटेल में। अब आते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट दैट मीन्स जिसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी इस पे। जैसे हमने देखा था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर हम वैल्यू x की वैल्यू 1 रखें, तो x की वैल्यू 2 रखें, तो यहाँ y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x किसी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है, लेकिन y किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू आएगा उसी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी, तो x जो हो गया यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और y जो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको इस तरह से अगर मैपिंग के टर्म, इसको जो सेट ए है इसको मान लो सेट एक्स कंसीडर करते हैं, इसको सेट वाई कंसीडर करते हैं, तो इसको इनपुट बोलते हैं, इसको आउटपुट बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं, और इसको रेंज बोलते हैं। तो और ये जो है रिलेशन शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ ये रिलेशन शो कर रहा है कि सेट एक्स के जो एलिमेंट्स उसका रिलेशन वाई के साथ कैसा है। तो इसको अगर इस तरह से लिखा जाए कि कोई फंक्शन है जिसमें एक्स जो है ये एरो और वाई है, तो इसको रीड इस तरह से करते हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। इसको इस तरह से, इसको रीड कैसे करेंगे, एफ क्या फंक्शन है, तो फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, इस तरह से रीड करना है। तो मतलब जो रेड कलर वाला पार्ट है इज द डोमेन ऑफ एफ। डोमेन मीन्स जो इनपुट पैरामीटर्स है, और जो इंडिपेंडेंट, इसलिए हम लोग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको क्या बोलेंगे, डोमेन है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट, जैसा हमने बोला एग्जांपल देखा एक्स इक्वल सॉरी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई एक्स हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वाई क्या था, डिपेंडेंट क्वांटिटी। जो एक्स की वैल्यू इनपुट करेंगे, अब एक्स को ही जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसी के नाम है इनपुट वैल्यूज, और एक्स वैल्यूज और डोमेन, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो वाई की वैल्यू उसी को क्या बोलेंगे, आउटपुट वैल्यू, वाई वैल्यूज और रेंज। अब वो बस सिंपल एग्जांपल है कि कोई रिलेशन है उसमें, अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है ऋतिक, अब इसमें बताना कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, पी और वी में कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बताओगे ऋतिक? सर पी डिपेंडेंट है। हाँ गुड, पी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो कैपिटल वी वॉल्यूम है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गुड, तो ये हम लोग देख चुके लगभग कि डोमेन क्या है, जो इनपुट पैरामीटर होगी चाहे एक्स की वैल्यू होगी उसको डोमेन बोलेंगे, और जो रेंज क्या है, रेंज जो है वाई की वैल्यू होगी, और जिसको आउटपुट भी बोलते हैं। अब जो इनपुट है और जो डोमेन है सेम चीज है, उसको एक फंक्शन के अंदर जैसे y इक्वल टू चाहे बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या फंक्शन है। तो जो हम x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x में, वही यहाँ पे हमें क्या आएगा, आउटपुट या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि इसको हम ग्राफ में कैसे देख सकते हैं, कि जो अगर हम कोई प्लॉट करें एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स एक्सिस पे जो जितना दूर तक वो ग्राफ है, तो उस टोटल जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे डोमेन, और उसका जो वर्टिकल हाइट है वाई वाला कंपोनेंट उसको बोलेंगे रेंज। तो ये आप मान लो कोई एग्जांपल कंसीडर करते हैं,
अब उसमें बोला जाएगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो ये हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, टेबल के फॉर्म में भी हो सकता है, चाहे इस फॉर्म में हो सकता है। तो अब इस वाले फॉर्म से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन जो x की वैल्यू होगी तो 0 -3 2, यस सर। और रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जो y वाली वैल्यू 4 2 -2 और 4। अब हम लोग देखते हैं डोमेन एंड रेंज यूजिंग मैपिंग डायग्राम। मैपिंग, ये जो हम लोग यहाँ डोमेन 2 है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, जो लाइन बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं मैपिंग। अब जैसे मान लो कि एक्स इसका कोई फंक्शन है, तो एक्स की वैल्यू हमने 2 पुट की, अब मतलब अगले एक मतलब यहाँ एक्स इसका फंक्शन है और ये डोमेन रेंज, इस रिलेशन को रिप्रेजेंट की इस एरो को शो करते हैं, इसको बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। यहाँ कितने ऑर्डर पेयर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ऑर्डर पेयर हमेशा यहाँ पे सेट, यहाँ पे रिलेशन फंक्शन पे हमेशा ऑर्डर पेयर्स का ध्यान रखते हैं। दैट मीन्स अगर डोमेन जो सेट ए है इसकी वैल्यू पहले आएगी, और जो मतलब ये जो फर्स्ट डोमेन वाला पार्ट है और रेंज वाला पार्ट है वो इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डोमेन का सारा पार्ट आएगा और बाद में रेंज वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पे आप कार्डिनलिटी प्रिडिक्ट करें तो ये जो डोमेन है, डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं 1 into 3 रेंज में कितने एलिमेंट्स हैं 3 3। तो n ऑफ डोमेन इंटू n ऑफ रेंज कितने आ जाएंगे 3, मतलब कार्डिनलिटी इसकी 3 हो गई। तो यहाँ मतलब कार्डिनलिटी मतलब नंबर पॉसिबल सबसेट्स, तो यहाँ पे 3 सबसेट्स आया है। ठीक है, अब हम आते हैं एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे बोला जाएगा राइट द डोमेन एंड रेंज फॉर दिस फंक्शन यूजिंग सेट नोटेशंस। तो यहाँ पे डोमेन क्या फाइंड करने के लिए, डोमेन, तो डोमेन हमने बताया जो इनपुट पैरामीटर है उसको डोमेन बोलेंगे, चाहे जो एक्स की वैल्यू उसको क्या बोलेंगे डोमेन। तो डोमेन क्या क्या है 1 4 7 10, वही यहाँ डोमेन लिखा है 1 4 7 10। रेंज जो है वाई की वैल्यू, इसी को बोलते हैं आउटपुट और इसी को बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या है 11 8 10 9, 11 8 10 9। अब यहाँ पे ये मत समझना कि ये कॉम्बिनेशन है कि ऑर्डर पेयर में नहीं है, ये बस रेंज की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। यस सर। जब कॉम्बिनेशन लिखे ना उसको उसमें ध्यान रखना है कि जो पहला का पोजीशन 1 है तो दूसरे का पोजीशन, डोमेन का पोजीशन, रेंज का पोजीशन सेकंड नंबर पे होना चाहिए और डोमेन का पोजीशन फर्स्ट नंबर, जब कॉम्बिनेशन इसका बनाएंगे। बता सकते हैं यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 minute सर। 16 सर। गुड। nx into ny is equal to 4 into 4 number of elements in x into number of elements in y, that means 16। अब बोला जा रहा है गिव द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। तो यहाँ पे बता सकते हो डोमेन क्या है, डोमेन की वैल्यू कौन कौन सी होगी 100 100 120 140 160 180 180, गुड। और रेंज 5 5 6 6 12। लेकिन रिपीट नहीं करते ना, इसलिए 5 6 12 लिखिए। यस सर। अब इसके कॉम्बिनेशन से सब पॉसिबल है, ठीक है। तो 100 120 140 160 ठीक है, सही हमने लिखा था, और ये 5 6 12 सही है। अब यहाँ पूछा राइट द डोमेन एंड रेंज फॉर दिस फंक्शन यूजिंग सेट नोटेशंस। ठीक है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन मालूम है जो एक्स की वैल्यू है वो सारी डोमेन होती है, और जो रेंज क्या है जो वाई की वैल्यू है। तो ऐसा पूछा कि डोमेन ऐसा टेबल दे दे, चाहे मैपिंग के फॉर्म में लिख दे, जैसे यहाँ पे पीछे हमने देखा था एक मैपिंग फॉर्म है था ये वाला। तो इसमें से मैपिंग डायग्राम देखे पूछेगा कि डोमेन रेंज क्या है, चाहे इस तरह का पूछेगा, इस तरह का देखिए ये वाला गिव द डोमेन एंड रेंज फॉर दिस रीजन। तो इस फॉर्म में पूछ सकता है, तीसरा होता है टेबल फॉर्म में पूछ सकता है। अब जैसे यहाँ पे भी सेम वही है कि फाइंड द डोमेन, जो एक्स की जितनी वैल्यू है जो पहला कंपोनेंट है वो डोमेन कहलाएगा, जो सेकंड है -4 5 9 6 ये सब क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगा। अब है लिस्ट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। अब एक्स कोऑर्डिनेट्स, अब यहाँ एक चीज है, अब पिक्चर भी दिया हो सकता है, इस तरह से पूछेगा कि यहाँ पे डोमेन की वैल्यू क्या है और यहाँ पे रेंज की वैल्यू क्या है। तो डोमेन मीन्स हमने क्या जाना, एक्स एक्सिस का डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू और रेंज मीन्स वाई की वैल्यू। बताओगे एक्स की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे। यस -2 0 2 4 6 0 2 2 तो नहीं है 2 है सर। नहीं रेड रेड जहाँ जहाँ पे दिख रहा है 2 पे रेड है,
2 और No, 4 sir. के बीच में कौन सा नंबर होगा? 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर है? 3. हाँ, तो 3, 3 का sir. ग्रेड है ना, Yes, sir. उसके बाद और एक 5. 5 पे, गुड। अब उसी तरह से रेंज क्या हो जाएगा इसका? 3 और 4. 3, 1, 3, 4. हाँ ठीक है, 3, 1, 4, गुड। और एक 0 भी तो होगा, y की वैल्यू x में 0, y में, अच्छा y में 0 तो नहीं होगा, y में 0, y में 0 नहीं होगा सर ना? 0. नो सर, होगा सर। कैसे? सर यहाँ 5 के पास है एक्स एक्सिस पे पॉइंट। 5 के पास, अच्छा सॉरी, हाँ ये वाला, ठीक है 0 भी होगा, गुड। अब आते हैं, गिव द डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन शोन इन द ग्राफ। अब इसका डोमेन रेंज बताना है, तो सेम उसी तरह से बनाएंगे। तो बताओगे x की वैल्यू क्या होगी? एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा। तो x की वैल्यू 0, 1, 2, और अब माइनस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, सही है। यस सर। उसी तरह से y में देखेंगे तो एक y में 0, y में 0, 1, 2, और निगेटिव में देखेंगे तो -1, -2 और -3। अब इसको कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन में ध्यान क्या रखना होता है कि जो x वाली वैल्यू है वो हमेशा पहले पोजीशन पे रहेगी, और जो y वाली वैल्यू है वो सेकंड पोजीशन पे रहेगी। तो पूछ रहा है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, तो यहाँ पे सेट एक ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 36। तो 6 और 6, 36, ठीक है। डोमेन 6 है, ठीक है, और रेंज 6 है, तो 36 में, ठीक है। आगे प्लॉट दिया है, पूछा जा रहा है राइट द डोमेन एंड रेंज फॉर दिस फंक्शन यूजिंग सेट नोटेशंस। तो अब हमें यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 0 होता है, 0 से अब अभी बस एक्स हमने एक प्लॉट दिखाया था, पीछे पूछा था कि इसका डोमेन क्या होगा, तो जितने भी एक्स की वैल्यू में जो प्लॉट का जहां तक रहेगा उसको डोमेन बोलेंगे। तो एक्स इधर रियल नंबर तक जा रहा है और इधर भी माइनस में जा रहा है एक्स, तो ये सारे रियल नंबर कहलाते हैं। दैट मीन्स जो इसका जो डोमेन है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू और रियल नंबर। और वाई देख रहे हैं, वाई मतलब वाई पॉजिटिव, यहाँ बस पॉजिटिव ही वाई है ना, निगेटिव वाला पार्ट नहीं है, तो इसलिए वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 और वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही है। यस सर। तो इसको बोलते हैं सेट नोटेशन फॉर्म में। हमने 3 टाइप के नोटेशंस पढ़े थे ना सेट थ्योरी में, सेट बिल्डर फॉर्म और 2 पढ़ा था हमने। तो यहाँ से है सेट बिल्डर फॉर्म। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ इसका डोमेन और रेंज बताना है, तो ठीक है, एक्स तो ठीक है, वही एक्स बिलोंग्स टू, डोमेन इसका क्या हो जाएगा 4x, एक्स बिलोंग्स टू और रियल नंबर, ठीक है, और रेंज इसका क्या हो जाएगा मतलब y की वैल्यू, तो इस वैल्यू से यहाँ तक, फिर यहाँ से इनफाइनाइट तक, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है। ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डोमेन का पार्ट, और जो एक्स बिलोंग्स टू आर है, और जिसको बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू को, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है ना, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज मतलब जो भी y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू मतलब यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है कर्व, इससे ऊपर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको अगर -4 बोला जा रहा है, तो मतलब -4 से इन्फिनिटी तक, तो इसको लिख सकते हैं कि y की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू -4। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि y इज ग्रेटर इक्वल टू -4। अब यहाँ पे एक प्लॉट है, पूछा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या, एक्स वैल्यू, तो यहाँ से स्टार्ट होके मतलब ये इस तरह से आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और रेंज मतलब ये जो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसमें भी सेम उसी तरह से लिख लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू इसके नीचे आएगी, रेंज जो है इसका नीचे आएगा, और इसमें रेंज इनफाइनाइट तक, इसमें अगर ये वापस लौट तो नहीं रहा, इसकी भी रेंज ऊपर तक पूरी जाएगी, और एक्स भी इसका ये पूरा डोमेन कहलाएगा, और जो y की वैल्यू रेंज कहलाएगी। इसमें भी वैसे ही ये पूरा वैल्यू डोमेन कहलाएगा, जो y की वैल्यू होगी वो रेंज कहलाएगी। अब हम लोग देखते हैं, तो डोमेन जो x की वैल्यू होती है उसको डोमेन बोलते हैं, और जो y की वैल्यू होती है उसको
रेंज बोलते हैं। अब ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है, इसे पूछा जाएगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन दे दिया होगा, एक्स की वैल्यू दी होगी, और पूछा कि रेंज क्या है। यहाँ पर डिटाइम द डोमेन ऑफ ईच फंक्शन, तो डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे हम एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं वाई माइनस 2 का अंडर रूट। अब yes, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, yes, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस 2। अब हम देखते हैं कि डोमेन ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं। डोमेन ऑफ इक्वेशंस, तो हमें बस वहां पे ये देखना, जब भी डोमेन और रेंज पूछा जाए वहां पे कोई भी इक्वेशंस के लिए हमें दो चीज ध्यान रखना है कि जो पी बाई क्यू होता है, तो क्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेट, मतलब क्या नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए जब रेशनल नंबर टाइप का में पूछा जाए कि डोमेन और रेंज क्या हो। और एक जब स्क्वायर रूट वाली कोई अंदर चीज हो, तो उसमें क्या क्यू की मतलब उसके स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज ग्रेटर इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इसका हम एग्जाम्पल अभी देखेंगे आगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस, तो ये किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमने क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो जो नीचे क्यू की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ डोमेन फाइंड करना मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4, और माइनस को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 1, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 और एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। हाँ, ऋतिक अब बता रहा है डोमेन क्या होगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से 1, और क्या होगा, और एक हो सकता है 1 तो नहीं होगा, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू और रियल नंबर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या नहीं होगा, 1 और 4, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। yes, अब यहाँ पे पूछा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2 और एफ एक्स स्क्वायर रूट, और तीन एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसका डोमेन फाइंड करना है। तो पहला देखते हैं एग्जाम्पल, तो एक फिर वही पी बाई क्यू फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू और रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि ये क्या, एक्स माइनस 2 क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो मतलब एक्स जो है ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज हो सकते हैं, सिर्फ एक्स की वैल्यू 2 नहीं होगी, ठीक है। yes, अब स्क्वायर रूट वाले में हमने क्या देखा था, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 3। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स 3 और 3 से बड़ा वाले जितने पॉसिबल वैल्यूज है। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज अंडर रूट माइनस 1 प्लस माइनस, तो इमेजिनरी नंबर आ गया, तो इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, जो एक्स वैल्यू सी को डोमेन बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो बोल दें, तो यहाँ एक्स की वैल्यू ये आएगी, जो कम्प्लेक्स नंबर तुमने सुना होगा आई, जो रूट अंडर माइनस 1 की वैल्यू होती है आई, पढ़ा है तुमने कम्प्लेक्स नंबर कभी, नहीं याद है सर। चलो कोई नहीं। अब आते हैं हम, इस तरह से है, करेक्ट द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो ठीक है, डोमेन y की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, गुड। अब पूछा जा रहा है कि डोमेन कौन सा है, 2, 5, 8 और 11, इसका डोमेन है, मतलब एक्स की वैल्यू है, ठीक है, 2, 5, 8 या टेबुलर फॉर्म में है। तो क्या, मेक अ टेबल फॉर द फंक्शन देन आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ द फंक्शन, हमें रेंज फाइंड करना है। तो रेंज क्या होता है, जो y की वैल्यू को रेंज बोलते हैं, जो x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो रेंज कहलाएगी। x की वैल्यू 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। अब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 11 पुट करेंगे तो 11, 10, 9 तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया।
आप पूछा मेक अ टेबल फॉर द फंक्शन, आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ द फंक्शन, आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, डोमेन दिया है 0357। ऋतिक बता रहे हैं इसका रेंज क्या होगा, बता रहे हो? रेंज क्या, जो x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी y की, उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो 4 इंटू 0, 4 इंटू 3, 4 इंटू 5, 4 इंटू 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 12, 20, 28। ये सब इसकी वैल्यू क्या होगी? ऋतिक, हेलो, यहाँ हमें फाइंड करना है रेंज की वैल्यू। डोमेन x की वैल्यू दी है 1 2 3 4, तो रेंज क्या हो जाएगी, x की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2, एक बार 3 और एक बार 4, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारा रेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू में 1 पुट करते हैं तो क्या जाएगा 1, 2 पुट करेंगे 6 4, और 9 में से 2 गया 7, 12 में से 2 गया 10, ये हमारा रेंज आ गया। अब ये टेबल ऑफ फॉर्म में है, तो राइट अ रूल फॉर द फंक्शन। हमें बताना है कि यहाँ फंक्शन क्या होगा, यहाँ डोमेन और रेंज दे रखा, हमें बताना है फंक्शन क्या होगा। ऋतिक, ऋतिक, यस अब हमें यहाँ फंक्शन की वैल्यू बता, फंक्शन किस तरह का फंक्शन होगा ये बताना है। यहाँ डोमेन इनपुट पैरामीटर दे रखा है और आउटपुट पैरामीटर दे रखा है, तो यहाँ पे देखना है कि इनपुट 6 है और आउटपुट क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। इनपुट 7 है और आउटपुट क्या आ जा रहा है, 3.5 आ जा रहा है। इनपुट 8 है और आउटपुट 4 आ जा रहा है। इनपुट 9 है और आउटपुट क्या आ जा रहा है, 1.5, मतलब क्या आ जा रहा है, हाफ आ जा हाफ रहा हो है, जा रहा है सर। हाफ आ जा रहा है। तो इसको हम लोग यस सर। अगर फंक्शन इसका क्या लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू, इनपुट को x से डिनोट करते हैं, आउटपुट को y से, यस तो y और x में क्या रिलेशन बनेगा, y इक्वल टू हाफ हो जा रहा है सर x/2 हो x जाएगा। का। यस सर। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुम्हें टेबल दिया होगा, पूछा जाए कि वो फंक्शन क्या होगा, तो टेबल की जो वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग हम इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो f(x) इक्वल टू x/2 लिखे, तो जो x की वैल्यू पुट करेंगे उसके जो आउटपुट है हाफ होना चाहिए, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, x/2 हो गया। अब यहाँ पे है लेट सेट a इक्वल टू 1 2 3 to 14, ठीक है। डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a to a बाई r बिलोंग्स टू x, y एंड 3x माइनस y इक्वल टू 0। जब इस तरह से लिखा हुआ ना 3x माइनस 0, तो हमें क्या चाहिए होता है, y चाहिए होता है ना, तो y इक्वल टू 3x, ये हमारा फंक्शन हो गया। यहाँ f(x) इक्वल टू हो गया y इक्वल टू 3x। अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 डॉट 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 14, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। डोमेन और बोल सकते हो जो a की वैल्यू दी है। अब इसका डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a to a, मतलब दूसरा भी है उसके अंदर भी, रेंज के अंदर भी बोल रहा है कि अब ये रेंज है, हमें क्या फाइंड करना है, 3 ऑफ x, ये रेंज मतलब y की वैल्यू ना, तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ रिलेशन हमारा दिया y इक्वल टू 3x, तो y मीन्स ये रेंज, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएंगे, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 6, और 3 इंटू 3 9, 9 3 इंटू 4 12, अब 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। लेकिन यस 15, सर। लेकिन 15 इसमें इंक्लूड नहीं है, मैक्सिमम 14 तक गया है, 1 से लेके 2 3 4, 4 भी है, 5 6 सब है। मतलब देखो यहाँ पे लिखा है ना डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए भी ए है, ए भी है, मतलब सेट ए में जो जो एलिमेंट्स है, सेट मतलब इसमें भी डोमेन में जो जो वैल्यूज है, जो डोमेन में जो जो वैल्यू है, रेंज में भी वो वही वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 14 तक, उस तरह से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 14 तक, इसमें वही वैल्यू। लेकिन हमें जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो ये 3 आ रहा है, जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो जो जो जिसका जिसका रिलेशन बना उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो पहले बता दो कि यहाँ डोमेन क्या क्या है, बता सकते हो। डोमेन 1 1 से 2 3 4, जितने भी 1 से 14 तक, 14 और एक होता है रेंज, मतलब जो डोमेन की वैल्यू जो पुट करने पे जो वैल्यू जाए उसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो कौन कौन सी है हमारी वैल्यू रेंज में, 3 6 6 9 9 12 12। अब एक तीसरा टर्म डिफाइन होता है कोडोमेन।
कोडोमेन मतलब रेंज में जितने भी पॉसिबल जो नंबर्स पड़े हैं, एलिमेंट्स पड़े हैं, वो सारे हो जाएंगे कोडोमेन। तो जितने नंबर्स 1 2 3 4 5 जितने भी हैं 14 तक सारे क्या कोडोमेन कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक नया डेफिनेशन जाना कि कोडोमेन जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं रेंज में उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। रेंज क्या होगा, जिसके साथ वो रिलेशन बनेगा, जो इस रिलेशन को फॉलो करेगा वाई में, उसको बस रेंज बोलेंगे। जो जो फॉलो कर रहा था 3 6 9 12 ये हमारे क्या थे, रेंज थे। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का नाम सुन रखा ना, सेट यस थ्योरी सर। में। अब यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, अब इसके हिसाब से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में उसका नोटेशन रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, और x कहाँ से कहाँ, -1 टू -7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि -7 टू x में बिलोंग कर रहा है -1 तक, और इधर 3 से 7 के बीच में। तो 3 और 3 पे ये वाला साइन जो है ना, देखो होल टाइप का, मतलब इसमें 3 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। 3 को अगर डार्क कर देंगे तो इंक्लूड होगा 3। 3x लेस इक्वल टू, यहाँ पे डार्क सर्कल किया हुआ है, द डैश मींस 7 उसमें इंक्लूड है। तो इसका हो गया, इस ग्राफ का ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यस सर। अब उसका सेकंड एग्जांपल देखो। अब यहाँ पे -3 से 1 के बीच में है, मतलब x बिलोंग कर रहा है -3 और 1 के बीच में, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके बीच में जो भी नंबर है वो रियल नंबर बिलोंग्स कर रहे हैं। इसको अगर हम लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है 0 से 5 के बीच में। तो 0 से 5 के बीच में मतलब हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हम लोग लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको इस तरह से लिखते हैं x। अब जहाँ x जो लाई कर रहा है किसके किसके बीच, 0 से 5 के बीच में, तो 0। अब यहाँ ये वाला सिंबल है जिसमें मतलब 5 इंक्लूड नहीं है, इस तरह का सिंबल, उसमें 5 इंक्लूड नहीं है, तो 0 इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, 5 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब उसके बाद है -8 से 2। अब इसका बताना, -8 से 2 वाले में क्या होगा ऋतिक, सेट बिल्डर फॉर्म इसको बनाना है, x बिलोंग्स टू, इक्वल का साइन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना, नो सर। ठीक है। अब उसके बाद ये वाला देखते हैं, -4 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, चाहे ये लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 4 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -4, सॉरी, x ग्रेटर देन -4 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमने लिख दिया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जो नीचे है एक, वो क्या है, वो है 2 से इन्फिनिटी। इस सेट बिल्डर फॉर्म में पहले इस तरह से लिखते हैं, और क्या लिखते हैं कि x इज लेस देन 2। तो 2 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है कि नहीं है, देखो 2 में ये वाला साइन है ना, तो ये हो जाएगा x 2 इज लेस देन इक्वल टू x, और x बिलोंग्स टू ऑल ऑफ रियल नंबर। अब उसी तरह से जो हमने ए का लिखा था, जी भी उसी तरह से है, आई भी उसी तरह से है, लेकिन बस ये है कि जो होल टाइप का सर्कल है उसमें इंक्लूड नहीं होता है। अगर यहाँ -1 इंक्लूड नहीं है, इसमें भी -5 इंक्लूड नहीं है, लेकिन होल को अगर पूरा रख दिया जाए तो वो -9 है, दैट मीन्स उसमें जो नंबर है वो इंक्लूड है। अब स्टेटमेंट फॉर्म में भी हो सकता है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। नो सर। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हुआ है, हमें ग्राफ के टर्म में इसको प्लॉट करना है। तो ग्राफ के टर्म प्लॉट करने के लिए तो पहले एक ऐसे बना लेना, उसके बाद बोला x बिलोंग्स टू -3, तो पहले यहाँ 0 1 दे देना, -1 -2 -3, इधर 1 2 एंड 3 दे। अब पूरा x इज ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा, और उसमें क्या 3 पे इक्वल का साइन नहीं है, दैट मीन्स ये जो होल वाला सर्कल इस तरह से, उसके बाद इस तरह से दिखा देंगे यहाँ से ऐसे, तो इसका ग्राफिकल फॉर्म हो गया। उसी तरह से अब बोला -1 से 4 के बीच में, तो क्या करना है इसके लिए, पहले इस तरह से एक लाइन बनाएंगे, उस पर सेंटर लाइन 0 1 2 3 4, या -1 -2 -3। हमें बोला है कि -1 टू 4, और -1 पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, दैट मीन्स इस तरह से -1 से कहाँ तक जाना है, 4 तक, 4 पे ये सर्कल, ठीक है। अब है x यस। लेस देन इक्वल टू -3, तो क्या हो जाएगा, तो फिर वही उसी तरह से प्लॉट करेंगे, या 0 1 2 3, -1 -2 और -3। बोला कि x इज लेस देन इक्वल टू -3, तो माइनस लेस देन इक्वल टू का भी साइन है, तो मतलब इसमें यस इसको सर, कलर कर देंगे, -3 इंक्लूड है। इनफाइनाइट तक दिखा देंगे।
अब जो सबसे नीचे वाला उसको देखना है एक बार। अब बोला जा रहा है कि x, अब हमें इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये सेट बिल्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले एक लाइन ड्रा करेंगे, उस पर 0 दिखाएंगे, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, -2 और -3। और x इज ग्रेटर इक्वल टू 2, दैट मीन्स उसमें 2 इंक्लूड है, तो मतलब इसको डार्क सर्कल दिखाएंगे इस तरह से इन्फिनिटी तक। अब x इज लेस देन -2, उसमें 2 इंक्लूड है कि नहीं है, नहीं है, तो इसलिए होल वाला सर्कल अंदर खाली रहेगा। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब कहा कि सॉल्व एंड ग्राफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब x - 5 इज ग्रेटर इक्वल टू -3 है, तो जितने भी नंबर्स है उसको एक तरफ ला लेंगे और x को अलग ला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -5 को उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। इक्वालिटी के अगर राइट में ले जाएंगे माइनस को, तो प्लस हो जाएगा ना। x इज ग्रेटर इक्वल टू यस सर। -3 और +5, ये हो गया। अब तो -3 और +5 कितने हो गए, 2 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन 2। अब इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट के लिए हमने देखा था क्या करना है, यहाँ पे 0 दिखाना है, इधर -1, इधर 1, 2, 3। इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो दैट मीन्स ये होल वाला और इधर इनफाइनाइट। अब आते हैं हम इस वाले पे, 1 - x लेस देन इक्वल टू 5। तो 1 - 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो इस पे क्या हो जाएगा, तो ठीक है x वाला, x हमें बस x चाहिए, तो x को राइट साइड ले जाएंगे, x को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर लाएंगे, तो इक्वलिटी साइन उधर ही रहेगी। x इधर आ गया और 5 को उस तरफ लाई जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वलिटी को उधर जाए तो 5 का जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। ठीक है, यस सर। -4 लेस देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स x क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू -4। अब इसको हमें ग्राफ में दिखाना है, तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, अगर यहाँ 0 है या 1, 2, 3, सॉरी 0 माइनस दिखाना है ना, ठीक है, तो -4, -3, -2, -1, 0, बोला कि x ग्रेटर इक्वल टू -4, इक्वलिटी का साइन है, तो यहाँ सर्कल को रख देंगे और ये वाला इस तरह से आगे हो जाएगा सब। ठीक है, यस सर। अब आते हैं हम लोग जो कहानी का दूसरा पार्ट है। पहले हमने क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देखा, उसके रिलेटेड जो एग्जांपल थे वो देखे। अभी हम देखेंगे सेकंड पार्ट, इसमें रिलेशन पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट क्या है हमारा, फंक्शन। तो रिलेशन क्या है, तो रिलेशन इज ए पेयरिंग ऑफ इनपुट वैल्यूज, पेयरिंग ऑफ इनपुट वैल्यूज विथ आउटपुट वैल्यूज। मतलब रिलेशन क्या है, पहले जो डोमेन है उसका रिलेशन वाई के साथ क्या है, उसी को बोलेंगे रिलेशन। ठीक है, अब डोमेन रेंज हमने देख रखा। अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि जैसे पुराना वाला मोबाइल देखा होगा तुमने, तो उसमें इस तरह से लिखा होता है, अगर नंबर 6 लिखा है उस पर ABC ऐसा लिखा होता है। अगर हमें टेक्स्ट मैसेज कुछ टाइप करना है, मान लो अमर टाइप करना है, तो एक क्लिक करेंगे, 6 को क्लिक करेंगे ना। यस सर। अगर इस पे मान लो कि M लिखा हुआ है, MR, तो हम अगर ए लिखना है तो 6 को क्लिक करना है, M लिखना है तो 2 को क्लिक करेंगे। इस तरह से होता है, देखा देखा होगा तुमने। यस सर। ठीक है, तो मान लो कि ये नंबर्स उस पर पड़े रहते हैं और उसमें लेटर्स ए बी 4 लेटर्स के अंदर और 8 लेटर्स के अंदर TU भी लेटर्स पड़े हैं। और MNO लिखना है तो 6 पे क्लिक करना होता है, और ABC लिखना है तो 2 पे क्लिक करना होता है। तो ये सब नंबर है 6, 2, 8, 4। अब इसके कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, अगर हमें M चाहिए तो 6 और M होगा, अगर हमें N चाहिए तो 2 बार इसको दबाना पड़ता है ना 6 को, तो एक 6 और N यस सर। कॉम्बिनेशन बन गया। अगर O चाहिए तो 6 और O, तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बन गए। उसी तरह से इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसी तरह से इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, और इसी तरह से इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब हमें कुछ लिखना है तो इस कॉम्बिनेशन का हेल्प लेना होगा, तो एक रिलेशन फॉलो कर रहा है, मतलब एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ जो नंबर्स है कौन कौन, 6, 2, 8 एंड 4, each appears as the first coordinate of the 3 different order pairs। या 3 different order pairs, जो एक ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर, तो जो ईच है 6, 2, 8, 4, हर एक क्या एक ऑर्डर पेयर को फॉलो कर रहा है, जिसमें जो नंबरिंग है उसमें पहले फॉलो हो रहा है, नंबर पहले फॉलो हो रहा है, लेटर्स उसमें जो आ रहा है बाद में आ रहा है। ठीक है, इसको रिलेशन बोलेंगे। तो अब उसमें जो तो क्या था कि अब मान लो कोई मैथ लिखना चाह रहे हैं, इफ यू आर टोल्ड टू एंटर द वर्ड मैथ इनटू द टेक्स्ट मैसेज, you can easily determine that you is the number 6284 because each letter appears on only one numbered key। देखो, अगर हमें मैथ लिखना है तो मैथ यहाँ पे पीछे एग्जांपल देते हैं। मैथ अगर लिखना है तो मैथ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, टी यहाँ पे है और एच यहाँ पे है। ठीक है ऋतिक, यस सर।
मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर मैथ हमें लिखना है तो मतलब 6 को क्लिक करना है, फिर 2 को क्लिक करना है, फिर 8 को क्लिक करना है और यहाँ पे H को 4 को 2 बार क्लिक करना है क्योंकि वो सेकंड नंबर पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट किसको क्लिक करें बहुत मैटर करता है, मतलब ऑर्डर पेयर मैटर करता है। अगर मैथ में अगर ए में TH है, अगर H हमें चाहिए तो मतलब जरूरी है कि उसको हम सेकंड बार 4 को अगर दूसरे बार क्लिक करेंगे तभी वो H आएगा। तो यहाँ रिलेशंस में हमेशा ऑर्डर मैटर करता है। इसलिए यहाँ पे यहाँ लिखा गया कि ए रिलेशन इन विच द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज नेवर रिपीटेड इज कॉल्ड अ फंक्शन। अगर पहला कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। In a function, there is only one output for each input. So each element of the domain is mapped to exactly one element of the range. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि there is only one output for each input. तो ठीक है, हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा। गुड। अब आते हैं हम लोग रिलेशंस पे। रिलेशंस पे देखते हैं हम लोग क्या है रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट x, y। तो हमने पीछे कार्टेशियन प्रोडक्ट x, y कहानी में क्या होता है कि पहला पार्ट अगर देख आते हो तभी दूसरा समझ आएगा, इसलिए हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x क्रॉस y पढ़ा। अब उसी का प्रोडक्ट जो है x क्रॉस y। तो अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि लेट x इक्वल टू AB और y इक्वल टू CD। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम x टू y। तो नंबर ऑफ रिलेशंस मींस a को c के साथ, a को d के साथ, फिर b को c के साथ और b को d के साथ। ये क्या हमारा हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं, तो इसके लिए 2 के पावर जो x है, x में जो होगा n टू n इंटू वाई, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y में होंगे। तो 2 इंटू nx, x में कितने एलिमेंट्स हैं 2, इंटू वाई ny, y में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 के पावर 4। तो दैट मीन्स कितने हो जाएंगे 12। तो टोटल यहाँ पे कॉम्बिनेशंस कितने बन जाएंगे, अच्छा सॉरी इसको कॉम्बिनेशंस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम x टू y। या नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएंगे 2 टू पावर 4। उसके पहले हम सेट देखते थे, सेट के लिए बस ये मल्टीप्लाई करते थे कि 2 इंटू 2 क्या पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाते थे। अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे तो 2 के पावर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स x में प्रेजेंट है इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स y में प्रेजेंट है। यस सर, यस सर। चलो ठीक है। तो हमने क्या देखा, शुरुआत में देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं रिलेशंस। तो रिलेशंस क्या है, तो रिलेशंस जो है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। व्हाट इज रिलेशन, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट और सिंपली अ बंच ऑफ ऑर्डर पॉइंट्स। ठीक है, ऑर्डर मतलब हमेशा ऑर्डर्ड में होना चाहिए। यहाँ पे इसलिए ऑर्डर को हमेशा स्ट्रेस दिया जाए कि हाँ ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल है -2 1 कॉम्बिनेशन है एक 4 ये जो क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका ये सारे सबसेट है 1 2 3 ये सबसेट है। अब हम रिलेशन देखते हैं। अब इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन है y = 3x + 1, ये क्या है रिलेशन। अब इस तरह का रिलेशन है 2x² - 2, ये भी रिलेशन है। x², ये भी एक रिलेशन है। 5x है, ये भी एक रिलेशन है। तो रिलेशंस मींस क्या, कनेक्शन। दैट मींस रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। अब मान लो कि हम लोग हाइट वर्सेस कोई टाइम का एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जिसमें रिलेशंस में क्या होता है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रिलेशन है, ठीक है। द हाइट h ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन एयर इज डिपेंड ऑन टाइम। तो हाइट जो है अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो h इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। अगर बोला जाए कि h जो है फंक्शन ऑफ टाइम का है तो टाइम क्या हो गया यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा है ना। h डिपेंड कर रहा है टाइम पे तो h क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। यस सर। अब रिलेशंस को हम किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में 3 तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, वो यस सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को। तो यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। अब रिलेशंस को यहाँ पे देख सकते हो, रिलेशंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल के फॉर्म में। जो x वाली वैल्यू होती है उसको इनपुट बोलते हैं या फिर डोमेन बोलते हैं। जो y वाली वैल्यू है उसको आउटपुट बोलते हैं, उसको रेंज बोलते हैं। अब ग्राफ वाला भी हमने देखा, ग्राफ में डोमेन, ग्राफ दिया तो उसको डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। और एक तीसरा रिप्रेजेंटेशन है मैपिंग। ये जो कनेक्शन करते हैं ना कि -2 से 1 का कनेक्शन, इसको बोलते हैं मैपिंग। इस तरह से कर्व, इसको कर्व ओवल शेप बोलते हैं। इसको, इस वाले शेप को बोलते हैं ओवल शेप। ओवल शेप का रिप्रेजेंटेशन और उसका जो रिलेशन है फर्स्ट सेट का दूसरे सेट के साथ, उसको बोलते हैं मैपिंग। आगे हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। तो जो डोमेन है, डोमेन मींस इनपुट पैरामीटर, और जो रेंज है, रेंज मींस आउटपुट पैरामीटर। दैट मींस जो x और जो y इसके बीच में जो रिलेशन है
मतलब एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन है जो रूल फॉलो करता है उसको बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर। तो पूछा है आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज। तो बताओगे डोमेन क्या होगा यहाँ पे? 3 -1 2 0। -2 भी तो होगा। यस सर। तो रेंज बताना, रेंज क्या होगा? 2 0 -1 1 3। आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द रिलेशंस एज ग्राफ एंड एज अ मैपिंग डायग्राम। तो डोमेन और रेंज हमें मालूम चल गया। तो मैपिंग डायग्राम इस वाले को बोलते हैं। तो इस वाले फर्स्ट वाले में क्या डोमेन की वैल्यू लिखते हैं और सेकंड वाले में रेंज की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया डोमेन, ये हो गया यस रेंज। सर। अब इसको मैपिंग मतलब इसको इसके साथ ऐसे शो करने वाले को मैपिंग बोलते हैं। ये हो गया मैपिंग डायग्राम। अब रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है? जो मैपिंग फॉर्म इनपुट और आउटपुट का जो पेयरिंग अप करते हैं, इनपुट और आउटपुट का जो पेयरिंग, इनपुट्स और आउटपुट का क्या जो पेयरिंग अप करते हैं उसको बोलते हैं मैपिंग। तो हम लोग ने देखा कि रिलेशंस को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑर्डर पेयर्स में, एक टेबल फॉर्म में, एक ग्राफ फॉर्म में, एक और चौथा जो है मैपिंग फॉर्म में। चारों चीजें समझ आ गई? यस सर। चलो, तो यहाँ तो ठीक है, डोमेन रेंज पूछा जाए तो डोमेन दैट मीन्स जो एक्स की वैल्यू है डोमेन है, इसमें भी जो एक्स की वैल्यू है वो डोमेन है, और इसमें ग्राफ से भी हमने देखा था, और इसमें जो ये इनपुट पैरामीटर है वो डोमेन है। अब इस ग्राफ में बता दो कि डोमेन यहाँ पे क्या है, बता सकते हो? डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, यहाँ पे -1 होगा या -2 होगा। तो डोमेन क्या होगा? मतलब एक्स की वैल्यू -2 और एक 0 पे पड़ा है, एक 3, यस सही है। सर। यस सर। रेंज मीन्स वाई की वैल्यू, तो वाई एक 1 पे पड़ा है और एक 2 पे पड़ा है और एक -2 पे पड़ा है। ठीक ठीक है। यस सर। अभी यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ मैपिंग वाले में -203 ये हमारा क्या डोमेन है। 1 to -2 ये क्या है? हमारा रेंज है। अब एक चीज क्वेश्चन में पूछा जाए, कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस और सबसेट पॉसिबल है? और कोई सेट ए है और सेट बी है, तो बोला जाए कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी हैं और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू हैं। तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ए क्रॉस बी पी क्यू होता था, जैसे नंबर ऑफ कार्डियलिटी जो हम लोग चेक करते थे। यस सर। तो और उसी में पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, तो 2 के पावर पी क्यू। ठीक है, यस सर। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला याद रखना। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो किस पे जो आउटपुट है, आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इनपुट पे। और उसका फिर इनपुट पे। रिलेशन क्या फॉलो कर रहा है? मान लो हम टोस्ट में ब्रेड डालते हैं, ब्रेड को डालते हैं ना टोस्ट के अंदर टोस्ट करने के लिए। यस। तो आउटपुट आया, तो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है कि इनपुट क्या है। अब हम रिलेशन क्या है उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हॉट कर रहे हैं। हो सकता है उसको हम यस सर। रिलेशन हो सकता है कि उसको हम ठंडा करें चीनी डाल के, ये सब। तो टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है? आउटपुट रिलेशन पे डिपेंड कर रहा है और एक इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ जो टोस्टर मशीन है वो क्या एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन है, मतलब उसको इनपुट पैरामीटर ये है, ये वाला जो ब्रेड है, और इसको टोस्टर क्या है? फंक्शन है जो कन्वर्ट कर रहा है उसको। और जो हमारा आउटपुट क्या आया, जो फाइनली जो गर्म होके बन के आया। इसलिए what comes out of a toaster, it depends on what you put in, and you can't input bread and expect a waffle। अगर हम इनपुट में ब्रेड डाल रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमें रोटी बन के आ जाएगा। अगर हम उसमें ब्रेड डाल रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो जो आउटपुट आएगा वो रिलेशंस पे डिपेंड करेगा, वो इनपुट पे भी डिपेंड करेगा। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज रिलेशन यस एंड फंक्शन। तो रिलेशन हमने देख रखा, रिलेशन अगर नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं, अगर कोई सेट ए है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी है, कोई सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू है, तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं तो क्या लिखते थे? पी इंटू क्यू। अब हम आते हैं फंक्शंस पे, जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ जो हमारा स्टोरी है उसमें थर्ड पार्ट में है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? विल बिहेव रिलेशन दैट इज गिवन ए स्टार्टिंग पॉइंट, वी नो एग्जैक्टली वेयर टू गो। मतलब फंक्शंस क्या है? फंक्शंस में मतलब रिलेशंस का रिलेशंस को वेल बिहेव तरीके से शो करना। अब वेल बिहेव मतलब मान लो कि कोई हस्बैंड वाइफ है, तो वेल बिहेव है रूल के हिसाब से है। लेकिन मान लो कि कोई अ, एक एक गर्ल है और उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा ना, नो सर। तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन हाउस हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन क्या है? वो फंक्शन फॉलो कर, रूल फॉलो कर रहा है।
इसे यहाँ पे एक टर्म लिखा वेल बिहेव रिलेशन, मतलब अच्छा जो रिलेशन। अब हो सकता है कोई बॉय है और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, तो ये वेल बिहेव नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब फंक्शन डिफिनीशन पे आते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन हमने देखा था जो कॉम्बिनेशन है सेट ए का सेट बी के, उसके कितने रिलेशन पॉसिबल है सब सामने सारा देख रखा, उसका रिप्रेजेंटेशन देख रखा हमने, 3 टाइप 4 टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अब हमारे फंक्शन के डिफिनीशन पे, तो फंक्शन क्या है? टाइप ऑफ रिलेशन वेयर देयर इज अ एग्जैक्ट वन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट, फॉर एवरी एक्स देयर इज एग्जैक्टली वन आउटपुट। फंक्शंस कब बोलेंगे उसको? जब एक इनपुट के लिए सिर्फ सिंगल आउटपुट है, ठीक है। जैसे हस्बैंड था, Yes. हस्बैंड की सिंगल वाइफ होगी, Yes, तो sir. क्या फंक्शन है एग्जैक्ट, क्योंकि बोला जा रहा है कि सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट आना चाहिए। लेकिन आप Yes. बॉलीवुड वाले पे मत जाना कि बॉलीवुड में एक हीरो की कई सारी हीरोइनें हो जाती है, उस पे नहीं फॉलो करना। बॉलीवुड एक्सेप्शनल केस है कि वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। Yes, sir. आप बोल सकते हैं फंक्शन इज अ रिलेशन व्हिच डिस्क्राइब्स दैट देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट फॉर इन ईच इनपुट। वही सेम चीज लिखा हुआ है, बस हमें ये समझना है कि फंक्शन अगर कब बोला जाएगा? जब सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट हो। चलो अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर b इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो अगर हम a की वैल्यू 1 रखें और a की वैल्यू 2 रखें, मतलब a की वैल्यू अगर सिर्फ 1 रखें तो इसके करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अगर a की वैल्यू 2 रखें तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। मतलब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है ना। अगर इनपुट बस एक 2 दे रहे हैं तो Yes, इसका sir. आउटपुट हाँ, तो ये सब क्या है? मतलब b इक्वल टू ए स्क्वायर एक रिलेशन शो कर रहा है कि b इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एक जो r जो कंसीडर किया हुआ है ये वाला, ये r क्या है? फंक्शन है, ठीक है। Yes, तो sir. ऑर्डर पेयर को कंसीडर करें। अब फंक्शंस को भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फंक्शंस वर्बली मतलब बोल के, न्यूमेरिकली टेबल की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से, फॉर्मूला की हेल्प से। अब ये तो मालूम है कि वेरिएबल एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको रीड कैसे करते हैं? एफ ऑफ जो वाई को हमेशा ही इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, चाहे एफ ऑफ एक्स को वाई लिख सकते हैं। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है कि ऑर्डर पेयर मतलब फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा इनपुट पैरामीटर की वैल्यू होनी चाहिए और वाई पे आउटपुट की, चाहे इसी को बोलते हैं डोमेन फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड पे रेंज होना चाहिए। अब इसको ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका कोई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कॉमा वाई की वैल्यू, तो एक्स फिक्स रहना चाहिए कि पहले पोजीशन पे और वाई फिक्स रहना चाहिए सेकंड पोजीशन पे, इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो फंक्शंस के आगे कंसीडर करता है सेट कॉल्ड ए डोमेन कंटेनिंग नंबर्स कॉल्ड इनपुट। तो डोमेन हमने देख रखा था, जो इनपुट्स पैरामीटर है उसको डोमेन बोलते हैं, और आउटपुट क्या उसके जो करस्पॉन्डिंग जो इनपुट के जो वैल्यू जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? रेंज और आउटपुट। अब फंक्शंस क्या होता था, रिलेशंस क्या होता था? जो पेयरिंग जो उसका कॉम्बिनेशंस बनता था इनपुट आउटपुट का, उसको क्या बोलते थे? रिलेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल सब मालूम है। अब जो स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस है, मतलब सेट जो ऑर्डर पे फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। अब फंक्शंस को हमने क्या देखा कि फंक्शन को हम रिलेशंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फंक्शंस को एक्सप्रेशन के टर्म में या इक्वेशंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो फंक्शन जो है इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, इसको रीड कैसे करेंगे? एफ ब्रैकेट में एक्स, इसको रीड करते हैं एफ ऑफ एक्स, और क्या इसको रीड कर सकते हैं? एफ एट एक्स। रीड करने का इसका एक्सप्रेशन है, वही लिखा है फंक्शन नोटेशन, इसको रीड करने एफ ऑफ एक्स रीड करते हैं। तब कोई फंक्शन बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको रीड करेंगे एफ ऑफ एक्स, वहाँ एक्स क्या है? वेरिएबल है, और इनपुट पैरामीटर और बोल सकते हैं जो डोमेन है, और वो एक्स जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब जो वाई की वैल्यू आती है, अब उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आएगी। अब एक कुछ लिखे हैं कि एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये नहीं समझना कि मल्टीप्लीकेशन है। एफ ऑफ 3 मींस फंक्शन इवैल्यूएटेड एट 3, मतलब एक्स जो है इनपुट पैरामीटर 3 है, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आएगी, वो हमारा रेंज कहलाएगा। अब फंक्शंस अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन, बेसिक डिफिनेशन पूछा जाए, हमने अब बहुत डिटेल पढ़ लिया, आप पूछा जाए बेसिक डिफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है? फंक्शन कब बोलेंगे फंक्शन है? कि ओनली यूनिक वैल्यू है, मतलब सिंगल वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उसको बोलेंगे फंक्शन। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर सेट ए है और सेट बी है और कोई फंक्शन एफ है, तो बोला है कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए ऑफ बी बिलोंग्स टू एफ, ए और बी बिलोंग्स टू एफ, then f of a is equal to b, where b is called image of under f and is called the pre-image of b.
B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A, B को क्या कहा जा रहा है, इमेज ऑफ A कहा जा रहा है, एंड A इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ B। तो इसमें जो A है और B है, A मीन्स इनपुट पैरामीटर और B जो है आउटपुट पैरामीटर से, तो A जो है प्री इमेज ऑफ B है अंडर F। जो फर्स्ट है, देखो यहाँ पे जो A है इसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज। मतलब सिंपल ये समझना है कि जो आउटपुट है उसको इमेज बोलेंगे और इसका मतलब सेट एक इनपुट को बोलेंगे प्री इमेज। इमेज। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? नो सर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ए लाइन है, इसको बस याद रखना है फंक्शन के लिए। कहानी का जो तीसरा पार्ट है कि ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। जो रिलेशन है वो फंक्शन हो भी नहीं सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन उस रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे? रिलेशन जो है मतलब जैसे देखो एक गर्ल की बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं तो वो सारे रिलेशन ही कहलाएंगे, लेकिन वो रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा? जो लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ हो तब वो फंक्शन कहलाएगा, अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। उसी तरह से उसको मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग बोलते हैं कि रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज और आउटपुट इन सेट बी। मतलब हर एक के लिए सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट हो। यस। ठीक है, तो हमने डिफिनेशन के हिसाब से तो ये हो गया कि इफ वी हैव पुट अ सिंगल वैल्यूज ऑफ x दैट मींस दैट गिव्स अ सिंगल वैल्यूज ऑफ y, तो उसको फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन नहीं बोलने का कंडीशन क्या है? दैट मींस इफ यू पुट अ वैल्यू ऑफ x एंड गेट मोर देन वन वैल्यू ऑफ y, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो समझ आ गया कि फंक्शन होने का नहीं होने का सब कंडीशन क्या है? यस सर। चलो अब फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फंक्शन को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, जो इस तरह से सेट सबसेट बनाते थे ना उस तरह से। मैपिंग डायग्राम जो ओवल शेप होते थे उस तरह से। टेबल तो पता है जिसमें एक्स और वाई शो करते थे, और एक ग्राफिकल फॉर्म और एक स्पेशल फॉर्म जो वाई स्क्वायर का फॉर्म जो था। तो मतलब फंक्शंस को एक 5 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पहला देखते हैं कि पहला रिप्रेजेंटेशन टेबल ऑफ वैल्यूज। अब एक्स और वाई है, तो एक्स में 0 1 3 5 है, तो ये सर सारे क्या नेक्स्ट क्लास में कीजिएगा सर। क्या क्या? नेक्स्ट क्लास सर। हाँ चलो ओके ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू।